हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। आप लोगों को क्लास 10th में फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रहा था ना। फिजिक्स में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में आपने जाना चार्ज क्या होता है, ठीक, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिर आपने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना भाई, इस पर न्यूमेरिकल लगाने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं वो उसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि अगर मैं सॉल्यूशन में आऊं तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहला काम करेंगे गिवन लिखेंगे। मेरा बोर्ड आज छोटा है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। गिवन है हमको, ध्यान देखो, चार्ज। चार्ज कितना गिवन है आपको? ईच कूलम ना, क्या बोला? ईच कूलम। ईच कूलम का मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए। अच्छा, 1 कूलम ऑफ चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है? आपको कह रहा है सर 6 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, मैं इधर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। सोल्यूशन में अगर मैं आऊं तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ध्यान सुनो, फॉर्मूला होता है हमारा v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। यहाँ पर v क्या होता है? पोटेंशियल। w क्या है? वर्क डन। और q क्या है? चार्ज। तो हमने कहा कि v की वैल्यू पुट कर देते हैं। 6 इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू कितना है? 1। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो w इक्वल्स टू कितना आ गया? 6 जूल। अब आपने क्लास 9 पढ़ा कि वर्क डन ही होता है क्या? लॉस इन एनर्जी। आपने कहा कितना एनर्जी दोगे, जितना एनर्जी दोगे उतना वर्क होगा, वर्क ही एनर्जी है। तो हमने कहा एज वी नो W इक्वल्स टू E, वर्क डन ही एनर्जी है। हेंस टोटल कितना आपने एनर्जी उस चार्ज को दी? आपने कहा 1 कूलम ऑफ चार्ज को 6 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस मूव कराने के लिए जितना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो कितना होगा? इक्वल्स टू 6 जूल। बात समझ में आई? एक 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी के एंड्स के क्रॉस चार्ज को 1 कूलम चार्ज मूव कराने में कितनी एनर्जी लगेगी? आपने कहा सर 6 वोल्ट। ऐसे ही छोटे छोटे चूरन टाइप सवाल आएंगे 1 मार्क्स के। तो 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन आएंगे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट हो जाती है हमारी कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की कहानी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, ओम्स लॉ पर। ठीक है, इतना आप नोट कर लो एक एग्जांपल के फॉर्म में। बाकी मैं आपको आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। उम्मीद है आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया है। तो अब अगर मैं आगे की बात करूं तो मैंने कहा कि भाई हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक, तो एक तरह समझो आज एकदम नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। किसी चीज के फ्लो करने का रेट क्या है? तो हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट क्या कहोगे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इंग्लिश में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कहूंगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called electric current, is called electric current। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखा, रेट ऑफ चार्ज ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, रेट किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं करंट इक्वल्स टू, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं, यानी कि करंट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, या चार्ज
अपॉन टाइम। अच्छी बुक्स में देखोगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा होता है, यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। बात समझ आ रही है? ये बड़ा आसान सी डेफिनेशन, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, इसमें कुछ खास है नहीं। मैं इसके बाद की चीज अगर कहना चाहूँ, इसके बाद क्या आता है आपका एसआई यूनिट आ जाता है। बड़ा आसान सा सिलेबस है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। अगर मैं यूनिट की बात करूँ, आप जानते हैं यूनिट कैसे बनाते हैं? किसी केमिकल फॉर्मूला, सॉरी किसी फॉर्मूला में, जो भी आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटी लिखी होती है, हर क्वांटिटी की एसआई यूनिट आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा ऊपर लिखा है चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम। ठीक, कूलॉम को कैपिटल सी से लिखते हो, और नीचे लिखा है टाइम, टाइम को लिखते हैं आप सेकेंड से। कूलॉम पर सेकेंड, ये इसकी क्या हो गई एसआई यूनिट। यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो एसआई यूनिट क्या कहा जाएगा, ध्यान सुनो, 1 कूलॉम पर सेकेंड जो होता है, इसी को आप नाम देते हैं 1 एम्पियर। ठीक, कूलॉम पर सेकेंड को ही क्या कहते हो बच्चे, एम्पियर, AMPER। अब बात आती है, ध्यान सुनो, आपसे एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा, कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक, या व्हाट इज द 1 एम्पियर करंट। ठीक, तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन बड़ी आसान सी है। आपने कहा भाई 1 एम्पियर किसको कहते हो, आपने कहा 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड को। बात समझ में आ रही? 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, आपने कहा 1 कूलॉम पर सेकेंड को आप क्या कहते हो, 1 एम्पियर, यही तो आपने कहा है। अच्छा, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, ध्यान रखना, बड़े कमाल के साइंटिस्ट थे। तो ऐसे साइंटिस्ट आप लोग भी बनोगे। सेक्शन सी वाले तो ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बने उनमें से। पता नहीं कोई वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, वीडियो देखते रहना, नहीं देखोगे तो भूल जाओगे। चलो आगे अगर बढ़ूं मैंने कहा 1 कूलॉम पर सेकंड को कहते हैं आप 1 एम्पियर। ठीक, तो डिफाइन अगर कहूं मैं 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, आपने कहा अगर किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर जाए, क्या बोला, किसी सर्किट में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो कर जाए तो उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, आपने कहा 1 एम्पियर की। यानी कि इफ 1 कूलॉम ऑफ चार्ज is passing through a circuit in 1 second, then the electric current in the circuit is 1 ampere. Then the current in the circuit is 1 एम्पियर। अच्छा, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। आपसे जैसा, ध्यान सुनो, जैसा आपने मैथमेटिकली लिखा है, आपसे बार बार कहता हूँ फिजिक्स में बड़ा सबसे आसान काम यही होता है, जैसा लिखा होता है बिल्कुल वैसा आप क्या करते हैं, जैसा मैथमेटिकली लिखा होता है वैसा आप शब्दों में लिख देते हैं। यही आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन कोई खास कठिन चीज नहीं, बड़ी आसान सी चीज होती है। आपने कहा सही, इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक करंट अगर समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की कुछ यूनिट्स पढ़ लेते हैं और हमें एक दो न्यूमेरिकल लगानी है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर हमें, डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, हमने कहा कुछ अलग से यूनिट्स पढ़नी। देखो यूनिट्स में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपका इसी चार्ज की डेफिनेशन, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से, कि क्वेश्चन ऐसे कहेगा आपसे, ध्यान सुनो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी 1 मार्क्स का ही आएगा, इससे ज्यादा का मार्क्स का नहीं आता है। आपसे कहेगा एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, क्या बोला, 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। आपको आई दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ, आपसे पूछा है टोटल चार्ज
फ्लोन इन द सर्किट, सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा हो आपको तो मैं आपसे ये कहूंगा, ध्यान देखो, गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है आई कितना है 0.25 एम्पियर। बोर्ड में फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है 20 मिनट, 20 मिनट। 20 मिनट को, अब ध्यान सुनो, ये एसआई यूनिट तो है नहीं, ये एसआई यूनिट है। सभी क्वांटिटीज को हम एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर सब सीजीएस में होंगे तो सबको सीजीएस में, सब एसआई में होंगे तो सबको एसआई में। ये एसआई में हम कोशिश करते सबको एसआई में चेंज कर ले। तो मिनट को अगर मैं सेकंड में चेंज करना चाहूं तो हम लिखेंगे क्या, 20 इंटू 60 इतने सेकंड के बराबर हो जाएगा। यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। बात समझ आ रही? टाइम समझ में आ रहा है कितना? आपने कहा 120 सेकंड, करंट आपको दिया हुआ है 0.25 एम्पियर। आपसे पूछा है भाई चार्ज कितना होगा, तो हम सोल्यूशन में हमने कहा अकॉर्डिंग टू, सोल्यूशन है आपका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आपने कहा था सर, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। आपने कहा चार्ज कितना है वही तो आपको निकालना है। करंट कितना है 0.25। अच्छा टाइम कितना है? आपने कहा 120। तो अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो Q इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? आपने कहा Q इक्वल्स टू 120 इंटू 0.25। मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा क्या? जैसे 30 ऐसे, सुनो, इसका मतलब क्या होता है 0.25 का? मैंने कहा 1/4, 1/4 से इसमें डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4 3 12 30 आ जाएगा क्या? आपने कहा चार्ज कितना हो गया सर? 30 कूलम हो गया। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसका आंसर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप उम्मीदें लगा लेंगे, है ना? तो चार्ज को लेकर के, इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आप बड़ी आसानी से लगा लोगे। या यूं कहूं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? हाँ, एक गड़बड़ी हो गई हमसे। गड़बड़ी ऐसे कि यार यहाँ देखो 120 नहीं आए, 1200 होगा। एक जीरो और लगाना है, मैं भूल गया। एक जीरो और लगा दोगे तो यहाँ 300 हो जाएगा ना। 300 कूलम करंट आपका ये ड्रॉ करेगा, तो सॉरी 300 कूलम का चार्ज ये पास होगा। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया। अब हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है ना। इलेक्ट्रिक करंट की हमें डायरेक्शन देखनी है और इलेक्ट्रिकल सर्किट देखना है। तो करंट की डायरेक्शन पर आते हैं, ठीक, करंट की डायरेक्शन पर आते हैं। उम्मीद है न्यूमेरिकल आपने नोट कर लिया। बात आती है बच्चे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। मैं अगर डायरेक्शन पर आऊँ, डायरेक्शन कोई टफ चीज़ नहीं होती, मैं इसको बड़ी आसानी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनो। जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो वही डायरेक्शन होती है जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। यानी कि मैं कहूँ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या मैंने कहा द डायरेक्शन of flow of positive charge is the direction of flow of इलेक्ट्रिक करंट। पर अब हो गई हमारे साथ मुसीबत, क्योंकि हम ये जानते हैं किसी सर्किट में पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मूव कर सकता भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, तो मूव कौन करता है? हमने कहा सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। अब मजे की बात भाई, आपने कहा सर निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज के मोशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तब तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर रुका तो करंट होनी नहीं चाहिए, पॉजिटिव चार्ज रुका तो करंट तो होनी नहीं चाहिए। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है।
हमने कहा कि अगर मान लो ये वायर है, ठीक, मोटी सी वायर बना दी, जैसे मोटे मोटे तुम लोग हो, थोड़ा सा मोटा मैं भी हूँ लेकिन चलता है मेरा। इधर देखो, आपने कहा यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रुका हुआ है और निगेटिव चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो कोई आदमी अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, या काम करते हुए इसको थोड़ा सा और आगे बैठा बनाता हूँ, कोई आदमी को मैं इसके ऊपर बैठा दूँ, ठीक, जैसे तुम लोग हो, और चश्मा लगा के भाई साहब उसको देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये आगे जा रहा है। ध्यान सुनो, इस नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आगे जा रहा है, जबकि वास्तविकता में रुका हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में आगे जा रहा है। एक दूसरे के रिलेटिविटी में जाओगे ना। अब जैसे आप बस में बैठे रहते हो, है ना, बस में बैठे रहते हो, बाहर पेड़ होते हैं तो पेड़ को देखते हो, तो आपको तो पेड़ साथ साथ भाग रहा है ना, या ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहा है, आप जबकि आप आगे जा रहे हो, पेड़ रुका होता है। आप बैठे रहते हो बस के अंदर तो आपको लगता है पेड़ पीछे जा रहा है। बिल्कुल वैसे बचपन में होता नहीं था कि आप बैठे रहते तो हमेशा कहते थे पेड़ पीछे जा रहा है, पेड़ नहीं पीछे जा रहा होता, आप आगे जा रहे होते। बिल्कुल वैसे निगेटिव चार्ज जब पीछे जा रहा होता है तो इसको लगता है पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाती है, क्योंकि ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो निगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही होती है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं 10 द इलेक्ट्रिक करंट flows in opposite direction, flows in opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपने कहा जिधर निगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है। जैसे अगर इस वायर में ये सब कुछ मिटा दूं, ठीक, ये अगर मैं मिटा दूं, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो करंट हमारी इधर जा रही है। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट उधर जा रही है। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जा रही होती है। इतनी बात समझ में? ये बात होती है, ध्यान सुनो, डायरेक्ट करंट की। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप की होती है, ठीक है, एक को बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, एक को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट एसी। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, किस वोल्टेज पे आती है, 220 वोल्ट पे। छोटी सी बात याद रखना, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है उसका वोल्टेज कितना होता है, ध्यान सुन लो, 220 वोल्ट पर। और एसी जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज टू 20 वोल्ट पर कोई भी करंट हम लोगों के घर में सप्लाई की जाती है, ठीक है। ये एसी के लिए जो हमारे घर में सप्लाई होती है, और ये जितना फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं डीसी के लिए। अच्छा, डीसी के लिए पढ़ रहे हैं, एसी पर अप्लाई करना है, ऐसा नहीं होता, एसी के लिए अलग पढ़ते हैं। डीसी जो होता है, जैसे आपका मोबाइल है ना, जिस मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो, लैपटॉप, ये सारी चीजें डीसी पर काम करती है, डायरेक्ट करंट पर। जो आपका चार्जर होता है ना, छोटा सा रेक्टिफायर होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तब मोबाइल चार्ज होता है, ठीक। बहुत छोटा सा फिनोमिना उसमें काम करता है, ठीक। तो हमने कहा इतनी बात हमको समझ में आ गई, डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, छोटी सी चीज ये है, और डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरी चीज ये है। तो आपने कहा सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब हमें ये जानना है कि भाई इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स यूज होते हैं, वो क्या क्या है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपसे पूछा जाता है, उसको जरा नोट कर लेना। ध्यान सुनो बच्चे, बात आती है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट एक अरेंजमेंट है। क्या बोला? सर्किट इज एन
अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट है? इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट या यूं कह दूं कि गैजेट्स या फिर डिवाइसेस। तो अगर मैं कहूँ, ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, आपसे ये पूछेगा भी। तो इन कंपोनेंट्स का हमें सबसे पहले जानना है सिंबल क्या होते हैं। कंपोनेंट्स आप जानते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। पहला सिंबल मैं कहूँ, इधर ध्यान सुनो, मैं इधर लिख दूंगा, दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ इधर, फिर दो पार्ट में इधर डिवाइड कर दूंगा सिंबल्स। मैंने इधर कहा भाई नेम लिखूंगा, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, और इधर लिख दूंगा मैं सिंबल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? सबसे पहला देखो, कनेक्टिंग वायर बोलते हैं हम, कनेक्टिंग वायर या सिंपल वायर भी। इसके लिए आप स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है क्रॉस ओवर, या यूं कह दो कि क्रॉस वायर कह दो, है ना, या यूं कहूं इसको मैं, और वायर कनेक्ट किए बगैर अगर क्रॉस कर जाए तो उसको हम कहते हैं वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, है ना, विदाउट जॉइनिंग। क्रॉस वायर थोड़ा दूसरी चीज हो जाती है, मैं कह दूं कि वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, विदाउट जॉइनिंग, जॉइनिंग NING। अगर बिना जोड़े हमें क्रॉस कराना, तो आपने कहा ये वायर थी, अगली वायर इसके ऊपर से चली जानी है, बस इस पे कनेक्ट ना हो, तो हमने कहा अगली वायर आई, इसको क्रॉस करके निकल गई। ठीक, और अगर मैं कहूं कि वायर जॉइनिंग, वायर जॉइनिंग अगर मुझे बताना है, ठीक, तब कैसे बताऊंगा? आपने कहा ये वायर थी, दूसरी वायर लाए, इस पर आपने एक डॉट बना दिया और ये आगे बढ़ा दिया। यहाँ क्या था? यहाँ आपने सी बनाया था, है ना, सेमी सर्कल बनाया था, आगे क्रॉस करा दिया। अगर दो वायर जोड़नी है तो आपने ऐसा किया जहाँ चार का एक जंक्शन मिल गया, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, दो वायर कहीं से चली गई तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। बात समझ में आई? चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, जितनी वायर जोड़नी होंगी आपको यहाँ पर ऐसे डॉट बनाना होगा। या वायर जॉइनिंग जान गए, अब क्या जानना है? अब ध्यान सुनो, एक टर्म आता है सेल, दूसरा आता है बैटरी, चौथा टर्म मैंने कहा सेल। अब ध्यान सुनो, सेल क्या होता है? सेल जो है वो सिंगल यूनिट होती है, और बैटरी जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ सेल होता है। कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड, या कंपोजिशन कह दूं या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कह दूं, है ना। ढेर सारे सेल को अगर हम जोड़ दें, किसी भी फॉर्म में जोड़ दें, तो उसको हमें बैटरी कहना होगा। मैंने कहा अगर सेल की बात कहूं तो सेल किसको कहूंगा? सिंगल यूनिट, एक साइड बड़ी डंडी, एक साइड छोटी डंडी। जिधर बड़ी डंडी होती है उधर पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जिधर निगेटिव टर्मिनल होता है, छोटी डंडी होती है उधर निगेटिव टर्मिनल होता है। फिर अगर मैं कहूं पांचवा टर्म क्या? बैटरी। बैटरी को मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना, बड़ी डंडी छोटी डंडी, बड़ी डंडी छोटी डंडी, ऐसा जितने आपको सेल जोड़ देने होंगे उतनी बड़ी बैटरी बन जाएगी। ये सिंगल बैटरी है। ठीक, और इस सिंगल बैटरी में मैंने तीन सेल जोड़ दिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, जिधर बड़ी डंडी उधर पॉजिटिव, जिधर छोटी डंडी उधर निगेटिव। ये समझ में आया सेल क्या है, बैटरी क्या है? अच्छा, सेल जान गए, बैटरी जान गए। फिर एक चीज आती है, मैं कह दूं कि रेजिस्टेंस। बीच में ज्यादा ऊपर आ गई, मिल भी नहीं रहा मेरे से, चलो थोड़ा बहुत मिल गया, कहीं काम चलाते हैं। 6 नंबर मैंने कहा रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस कैसा बनाते हैं? रेजिस्टेंस, एक लाइन खींचा, अब इधर जिगजैग लाइन खींच देते हैं, ये आपका कांस्टेंट रेजिस्टेंस। अगला आता है 7th नंबर, जिसको हम कहते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? ध्यान सुनो, या तो ये बना दो, ठीक, या फिर आपने कहा
ये बना दो, दो सिंबल होते हैं इसके। रियोस्टेट होता क्या, रियोस्टेट होता है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी आपने रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, अभी ये ओम्स लॉ में आएगा ये, ठीक, ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ में आप जानेंगे रियोस्टेट क्या होता है। आपने कहा इतनी चीज जान गए, सेल जान गए, बैटरी जान गए, अब बात आती है स्विच की। 8 नंबर में जाऊं, स्विच। तो स्विच जो होता है, स्विच या फिर मैं कह दूं कि इसकी दो कंडीशन होती है, एक ऑन की एक ऑफ की। ध्यान सुनो, अगर ऑन है तो ऑन को हम कहते हैं क्या, ध्यान सुनो, ओपन सर्किट, सॉरी, ऑन को कहते हैं क्लोज। ऑन, स्विच ऑन होना है या फिर क्लोज होना है। अच्छा, ऑन होना या क्लोज होना होता क्या है, जैसे मैंने कहा मान लो कि ये एक स्विच है, ये वायर गई, वायर में एक स्विच ऐसे है, जब तक ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, ये वाली लाइन और ये कनेक्टेड नहीं है, तब तक आप कहोगे क्या, सर स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। आपने इसको टच करा दिया, जब आपने टच करा दिया तो करंट इधर से आई, इसमें होते हुए इधर से निकल जाएगी। तो अब होगा क्या, ये आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। ध्यान सुनो, स्विच को, अगर ये ऊपर कोई सर्किट बनी होती, आप कहते देखो ये स्विच, ये पूरी सर्किट क्लोज है ना, सर्किट कैसी है, क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज है तो आप कहोगे सर्किट कैसी है, ऑन है, स्विच ऑन है। तो स्विच ऑन का तो एक सिंबल आपने ये जाना, ठीक है। इसको और अगर मैं साफ सुथरा बनाना चाहूँ, बहुत मुश्किल से मिटता है, बोर्ड थोड़ा सा कम अच्छा है, यूं है, यूं, या इसको ऐसे ही बनाते थे। ध्यान सुनो, एक बड़ा खास सिंबल बताता है इसका, ये ऐसे बनाया, वैसे ही बनाते हैं, और ये वाला बड़ा अच्छा लगता है देखने में, यूं, ठीक। ये क्या है, स्विच आपका ऑन है, या यूं कह दो कि क्लोज है। एक दूसरा तरीका ये होता है, आपने कहा इसको बोलते हैं की भी स्विच ही होता है, अलग नहीं होता है, स्विच या फिर की, ठीक। अब ध्यान सुनो, अगर हमें कहना हो कि सर्किट ऑन की कंडीशन में, तो इस, ये दो तो सेमी सर्कल है ना, इसके बीच में एक डॉट लगा देंगे। डॉट लगा है इसका मतलब करंट पास हो रही है, अगर डॉट नहीं तो करंट नहीं पास हो रही। करंट पास हो रही है इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है। अगली कंडीशन देखो, एक और बताता हूं आपको, ऑफ की कंडीशन। ये एक ही चीज के दो सिंबल हैं। स्विच ऑफ होने का मतलब ये है कि सर्किट ओपन हो। क्या बोला, सर्किट ओपन हो, यानी कि आपने कहा सर एक गोला ये बनाया, आगे एक गोला ये बनाया, लेकिन ये इससे तो निकला लेकिन इसमें जाकर टच नहीं हुआ। अगर इसमें जाकर टच नहीं हो तो करंट पास नहीं होगी, करंट पास नहीं है तो आपने कहा स्विच कैसी है, ओपन है। स्विच क्या, देखो ओपन है, अगर स्विच ओपन है तो आपने कहा करंट पास नहीं होगी। तो ओपन होने का मतलब होता है स्विच ऑफ होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। फिर देखो अगली चीज, अगर मैं कहूं, आपने ऑन ऑफ बता दिया इस वाले में, और ऐसा अगर सिंबल बनाना चाहोगे, यानी दो टाइप का सिंबल बनता है, आपने कहा दो सेमी सर्कल बनाया, एक लंबी डंडी खींच दी, और इसमें बीच में कोई सिंबल नहीं है, बीच में एकदम वैकेंट है, खाली। तो आपने कहा स्विच कैसा है, आपने कहा सर स्विच है, ये वाले स्विच, ये वाले स्विच है ऑफ, है ना, ये दोनों ऑफ को बता रहा है, ये दोनों ऑन को बता रहा है। तो आप दो में से एक ही सिंबल बनाएंगे। अच्छा, और कोई चीज बची है क्या, अच्छा और चीजों में बचा हुआ एमीटर वोल्टमीटर। अच्छा, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का सिंबल मैं पहले आपको बता चुका हूँ, या अभी भी अगर बताना चाहूँ, मेरे पास जगह तो है नहीं, ठीक, तो मैं मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। एमीटर, वोल्टमीटर और बल्ब, तीन चीजें बची हुई हैं। ध्यान सुनो बच्चे, बात आती एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, और फिर बल्ब। तो बल्ब का सिंबल सबसे आसान, पहले बल्ब ही बता देता हूँ आपको। ये डंडी गई, इस पर गोला बना दिए, आगे बढ़ गए, और अंदर जो है आपने ऐसा बना दिया। बात समझ में आ रही है, ये है आपका बल्ब। फिर देखो एमीटर, एमीटर के लिए लोग कई टाइप का डिजाइन बनाते हैं, जैसे आपने एक गोला बनाया, आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर लिख दिया कैपिटल ए। कुछ लोग सिंपल डंडी बना देते हैं और नीचे बगल में लिखते हैं एमीटर या फिर ए।
तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही एमीटर होता है। फिर देखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, आपने गोला बनाया, इसके बीच में वी लिख दिया। और फिर लास्ट में आता है गैल्वेनोमीटर। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, गैल्वानो, METER, गैल्वेनोमीटर। ये गोला बनाया और इस पर आपने एक एरो बना दिया, तो ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, बल्ब, इतने आपके 9, 10, 11, 12 और ये हो गया 13 तकरीबन सिंबल आपको मैंने आज बताए। इतना टॉपिक आपका आज का है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, या फिर ओम्स लॉ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास पूरी कंप्लीट करनी है। क्लास छोड़ दोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी डाउट है आपके वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। ठीक, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।